educationportal.org.in पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप जायसवाल, जहां पर आप पाएंगे अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का तत्काल समाधान शिक्षकों एवं छात्रों के लिए सबसे बेहतर पोर्टल। कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक शिक्षक साथी इसका फायदा ले पाएं। धन्यवाद। आयोजित करने के सबसे पहला यह है कि कोविड के दौरान कैसे शिक्षा विभाग तकनीक और सूचना का उपयोग करके टीचर्स तक पहुंच सकता है। ये मात्र एक उदाहरण है कि कैसे हम राज्य स्तर में बैठ के हमारे जो दूरस्थ अंचलों में शिक्षक पदस्थ हैं, अपने स्कूल्स में हैं, अपने घरों में हैं, आज हम उनसे लाइव बात कर पा रहे हैं। ये इससे अपेक्षा यह भी है कि हमारे शिक्षक साथी आने वाले समय में इसी तरह से तकनीक का उपयोग करके अपने बच्चों तक, स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके पालक हैं, वहां भी पहुंचने का प्रयास करें और उन्हें निरंतर प्रेरित करते रहें कि स्कूल बंद होने के कारण हमारी जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो बाधित ना हो, उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो। आज के फेसबुक लाइव इवेंट में हमारे संभाग स्तर के, हमारे जिले स्तर के, हमारे विकासखंड स्तर के, संकुल स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस इवेंट में हमारा मार्गदर्शन देने के लिए, हमें उद्बोधन देने के लिए हमारे विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि शमी मैडम भी मौजूद हैं। साथियों, याद करिए जब मार्च के आखिरी सप्ताह में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, तब पूरे प्रदेश में जो सरकारी विद्यालय हैं, चाहे निजी हों या सरकारी हों, उनका संचालन बंद हो गया था। इसके बाद भी हमारे प्रमुख सचिव मैडम के नेतृत्व में यह प्रयास किया गया, विशेषकर हमारे जो शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि उनके सीखने की जो प्रक्रिया है वो कैसे हम लोग निरंतर चालू रख सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया, रेडियो, टीवी, मोबाइल, वर्कशीट्स के माध्यम से प्रयास किया कि बच्चों की जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें जो बाधा उत्पन्न होंगी, उसमें हम लोग कौन कौन से नवाचार करके, कौन से प्रयास करके बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसको हम लोग चालू रख सकते हैं। मध्य प्रदेश उन बहुत कम राज्यों में ऐसे है जिन्होंने लॉकडाउन की घोषणा के उपरांत कम से कम समय में अपने शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए। 23 मार्च से हमारी शालाएं बंद हुई, हमने 8वें दिन लॉकडाउन के रेडियो स्कूल प्रोग्राम प्रारंभ किया 1 अप्रैल से, जो अभी तक चल रहा है। तो जिस गति से विभाग राज्य स्तर से काम कर रहा है, मेरी शिक्षक साथियों से अपेक्षा है और अपील है कि ये जो पेस है, ये जो मोमेंटम है, ये जो ऊर्जा है, यह आपको अब अपने माध्यम से शालाओं तक, पालकों तक, बच्चों तक लेके जाना है। आज हमने प्रस्तुतिकरण रखा है हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम पे और सीएम राइजिंग कार्यक्रम पे। प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करने से पहले मैं हमारे विभाग के प्रमुख सचिव मैडम से आग्रह करूंगा कि कृपया हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। थैंक यू लोकेश। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रश्मि अरुण शमी हूँ, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतने कठिन समय में भी आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही लगन के साथ में जो हम लोगों ने जितने भी प्रयास प्रारंभ किए, जिनका भी उल्लेख लोकेश ने किया, उसको आपने आगे बढ़ाया और उसको आप बहुत अच्छी तरीके से संचालित कर रहे हैं। आपको जान के बहुत ही प्रसन्नता होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, भारत सरकार ने जो आपके प्रयास हैं उनको बहुत सराहा है। इसके अलावा बहुत से इंटरनेशनल फोरम्स पे भी अब इस बात की चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश ने कितने अच्छे से, कितने कम समय में कोविड की कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको कैसे आगे बढ़ाया है। तो आप सभी बहुत ही बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं इसके लिए, क्योंकि हम ये कभी भी नहीं कर पाते अगर आप लोग हमारे साथ इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग नहीं करते। अभी तक जितने भी प्रयास हुए हैं वो ये सोच के हुए कि हम बहुत जल्दी स्कूल्स वापस खोल लेंगे और जैसे हमारे पहले स्कूल्स में पढ़ाई होती थी उसी प्रकार से हम पढ़ाई बच्चों की करा पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ये बात समझ में आ रही है कि शायद अभी हम बहुत जल्दी स्कूल ना खोल पाए। अभी ये निर्णय हुआ है कि 31 जुलाई के बाद स्कूल खुलेंगे, पर उस समय की परिस्थिति का आकलन करके आगे का निर्णय लिया जाएगा। किंतु क्या जब स्कूल बंद होता है तो क्या शिक्षा बंद हो जानी चाहिए या पढ़ाई बंद हो जानी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और जब स्कूल्स खुलेंगे तो इस अवधि में अगर जिस समय स्कूल्स बंद हैं, अगर हम बच्चों की शिक्षा को निरंतर रखने के प्रयास नहीं करते हैं तो हम ये पाएंगे कि उनका लर्निंग लॉस बहुत जबरदस्त हो जाएगा
और बच्चे जो उनको आता था उसको भी भूल जाएंगे। एक बात और हमें समझ में आई इस अवधि में कि हमें अब ये नहीं सोचना है कि स्कूल का मतलब एक पर्टिकुलर स्थान है। स्कूल का मतलब होता है सेंटर फॉर लर्निंग, और वो सेंटर फॉर लर्निंग कोई भी जगह हो सकती है। वो बच्चों का घर हो सकता है, वो उनका खेत हो सकता है, वो बाग बगीचा हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है जिसको हम एक सीट ऑफ लर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हम क्या क्या तरीके कर सकते हैं जिससे यदि स्कूल बंद है तो भी बच्चों की पढ़ाई नहीं रुके, बच्चों की लर्निंग नहीं रुके और बच्चे कॉन्स्टेंटली निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहें। इसी उद्देश्य से ये बात, इसी कड़ी में एक बात और ये समझ में आई कि अब हमको सिर्फ शिक्षक को शिक्षक के तौर पे नहीं देखना है, हमें ये भी समझना है कि हमारे जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, दादा दादी, नाना नानी, हो सकता है बड़े भाई बहन और तमाम जो परिवार के सदस्य हैं, इन सब को हमें को टीचर, को एजुकेटर की तरह ट्रीट करना है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें हमारे परिवार के सदस्य कैसे सहायक बने और आपकी सहायता कर सकें और बच्चे की जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें मदद कर सकें। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी आज से हम लोग बात कर रहे हैं हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की, कि घर में रहते हुए ही बच्चे का जो सीखने की प्रक्रिया है वो जारी रहे। जो बच्चों को किताबें अभी दी जाएंगी उसको कैसे माता पिता कैसे उसको पढ़ा सकते हैं घर में, कैसे आप माता पिता को मदद कर सकते हैं कि बच्चे पढ़ें और आप असेस करें कि बच्चों ने काम किया कि नहीं। इस पे बहुत सारी चीजें अभी लोकेश एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपको बताएंगे। मेरा आपसे इसमें से 2-3 चीजों का अनुरोध है। पहली बात तो जैसा मैंने दोहराया कि हमको माता पिता को, परिवार के जनों को अपना साथी समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि बहुत कुछ वो स्वयं हमारी मदद करा के बच्चे को सिखा सकते हैं, हमें सिर्फ उनको गाइड करने की जरूरत है। दूसरा, ये बात बार बार होती है, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। इसका मतलब कि परिवार में वो पहली पीढ़ी है जो कि स्कूल जा रहे हैं। उनके माता पिता या उनके माता पिता के माता पिता कभी स्कूल नहीं गए, तो उन्हें या उनके परिवार में ये नहीं पता है कि घर में पढ़ाई करते वक्त किन चीजों का, किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं। पिछले साल एक पत्र भी गया था पेरेंट्स को, उसी प्रकार की बातें कि घर में बच्चे के लिए एक, चाहे कितना भी छोटा घर हो, एक छोटा सा स्थान ऐसा होना चाहिए जहां बच्चा बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ाई कर सके, नियमित रूप से पढ़ाई करे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे में माता पिता इस बात की आदत डालें कि इस स्थान पर पढ़ना है और रोज इसी समय इतनी देर के लिए पढ़ना है। तो वो अलग अलग बच्चों के लिए समय अलग अलग होगा, पर मान लीजिए कि बहुत छोटा बच्चा है, दूसरी कक्षा का बच्चा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि लगभग आधा घंटा से 1 घंटा वो बच्चा रोज पढ़े, लेकिन वो अलग अलग जगह घूम घूम के ना पढ़े, एक ही स्थान पे बैठ के पढ़े। कोई घर का कोई एक सदस्य इस बात को सुपरवाइज करे कि वो बच्चा उस स्थान पर बैठा है और उस समय वो पढ़ाई कर रहा है। और बिल्कुल जो हमारे अशिक्षित माता पिता हैं वो भी, या जिनके घर में बहुत ही कम पढ़े लिखे सदस्य हैं, वो भी बच्चे को इस बात के लिए एनकरेज कर सकते हैं कि बच्चा जोर जोर से पढ़े, ताकि माता पिता को या परिवार के सदस्यों को ये समझ में आए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है और कहाँ गलती कर रहा है। तब जब आप वहां विजिट करेंगे तो माता पिता आपको भी बेहतर बता पाएंगे और बच्चा भी आपको समझा पाएगा कि उसकी गलती कहाँ हो रही है। सिर्फ ये कह देने से नहीं चलेगा कि बच्चे को रोज पढ़ाना है, बहुत स्पेसिफिकली आपको बताना होगा कि क्या कर सकते हैं। ये इस समय जिस बात को एक बहुत ध्यान रखना है हमें, वो ये है कि हमें बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस कार्यक्रम को चलाना है, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे ऐसे परिवारों में होंगे जहां पर इस समय बोनी चल रही है, या माता पिता मजदूरी पे जा रहे हैं, या कहीं और काम पे जा रहे हैं। तो शायद उनके लिए संभव नहीं है कि वो मोबाइल के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से जिस समय कार्यक्रम आ रहा है उस समय स्वयं घर पे उपस्थित हो। तो वो किसी और का दायित्व सौंप के जाएं, किसी बड़े बच्चे को घर में, कि भाई ये काम होना है,
इसको देख लें। और ये भी हम रखें ध्यान कि हमें फ्लेक्सिबल होना है, बहुत रिजिड नहीं होना है। अभी जो टाइम तय किया गया है वो तय किया गया है कि बच्चा 10 बजे से 1 बजे तक रोज पढ़े। और मान लीजिए कि उस बच्चे को बोनी कराने अपने माता पिता के साथ जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आफ्टरनून में पढ़ ले, वो शाम को पढ़ ले, लेकिन जो जितनी अवधि बताई गई है कि इस क्लास के बच्चे को इतने घंटे पढ़ना है, उतना घंटे कवर करना जरूरी है। ये बहुत ही ध्यान से इस कार्यक्रम को चलाने की बात है। किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग के माता पिता को या परिवारजनों को या उनके बच्चों को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि वो इस समय पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर स्कूल खुले होते तो हमारे बच्चे आगे बेहतर काम कर लेते। इस गैप को हम कैसे कवर करें, इस पर हमारा घर, हमारा विद्यालय, पूरा कार्यक्रम फोकस्ड है। बहुत ही छोटी सी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी और फिर मैं लोकेश से अनुरोध करूंगी कि वो आगे चलेंगे इस कार्यक्रम में। हमें ये भी ध्यान रखना है कि पढ़ाई या शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं होती है। अगर वो बच्चा खेत में बोनी करने जा रहा है तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल सीख रहा है। अगर वो अपने घर में गाय भैंस की देखभाल कर रहा है तो एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल सीख रहा है। अगर वो कोई और काम कर रहा है, अगर उसके माता पिता कुछ और कहीं छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, वो उनकी सहायता कर रहा है, तो वो भी एक बहुत जरूरी लाइफ स्किल सीख रहा है। तो हर बच्चा इस अवधि में कुछ ना कुछ सीख रहा है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं सीख रहा। लेकिन जो लाइफ स्किल्स वो सीख रहे हैं उसके साथ जो कोर पढ़ाई है वो हमारी जारी रहनी चाहिए। आप सभी से मेरा अनुरोध है और मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपनी पूरी इच्छा शक्ति से, अपनी पूरी मेहनत से आप लोग इस काम को करेंगे। आपको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे आप लोग कोरोना से जुड़े कामों में भी लगे हैं, आपके परिवार आपकी सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं। आप बिल्कुल मेहनत से काम करें, चिंता ना करें। एक बात बार बार आती है कि शिक्षकों को कोरोना योद्धा नहीं डिक्लेयर किया गया है। इस बात पर हमने विशेष तौर पे सभी से, जीएडी से भी चर्चा की थी। आप कोरोना योद्धा हैं, वो जो निर्देश है उसमें सभी सरकार के सभी डिपार्टमेंट शामिल हैं। आपके लिए अलग से कोई पत्र निकालने की हमें जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं या आपके मन में किसी किस्म का संशय है या भय है तो उसको अपने मन से निकाल दीजिए और अच्छा और बेहतर काम कीजिए। थैंक यू सो मच। लोकेश। धन्यवाद मैम आपके सागरविद और प्रेरणादायी शब्दों के लिए। और हम सभी शिक्षक साथी तरफ से मैम आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो भी निर्देश दिए गए हैं विभाग की अपेक्षा है, हमारे सब शिक्षक इस पर खड़ा उतरेंगे, क्योंकि हमारे शिक्षकों की यही टीम है जो सफलतापूर्वक चुनाव कराती है, सेंसस कराती है, आपदा प्रबंधन करती है, कोरोना वॉरियर के रूप में उत्कृष्ट कार्य किया है। और जब हम अन्य विभाग का काम इतने अच्छे से कर सकते हैं तो हमारे जो शिक्षा विभाग का जो मूल कर्तव्य है, मूल काम है, उस पर हम सभी पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी गंभीरता से प्रयास करेंगे ताकि हमारे बच्चों का जो लर्निंग लेवल है उसमें सुधार हो सके। साथियों, हम जल्दी ही अब अपने प्रस्तुतिकरण स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुतिकरण 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में हम हमारा घर हमारा विद्यालय पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हमारा टीचर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक व्यवसायिक संवर्धन कार्यक्रम है CM राइस, उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, हमारा घर हमारा विद्यालय, लेकिन इसके कार्यक्रम के पीछे की जो सोच है, जो डिजाइन है, मैं चाहूंगा कि प्रस्तुतिकरण के पहले अगर आप बहुत संक्षेप में उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि आपके मन में ये बात घर कर जाए कि ये सिर्फ एक, हम जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारे कार्यक्रम शिक्षा विभाग में लागू करते रहते हैं, ये जो कार्यक्रम है ये उन कार्यक्रमों से किस तरह अलग है। और आप ऊपर एक हैशटैग की लाइन देख रहे हैं, जो लोग ट्विटर उपयोग करते हैं वो हैशटैग समझते होंगे, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। तो हम विगत 3 माह से विभाग स्तर से जो भी प्रयास हो रहे हैं, जो आप सबके अथक परिश्रम से ही संभव है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है जो हमें हासिल करना है, जिसको निरंतर अग्रसर रहना है, वो है अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। साथियों, अभी तक हमने जो भी प्रयास किए हैं उन सभी प्रयासों को समाहित कर उन्हें और एक अच्छे पैकेज के रूप में परिवर्तित कर हम लोग 6 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पीछे 3 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं जो आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है। पहला है RTE संबंधी प्रावधान। आप सभी अवगत होंगे कि शिक्षा अधिकार जो प्रावधान है
उसमें प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम 200 अकादमिक दिवस और माध्यमिक कक्षाओं के लिए कम से कम 220 अकादमिक दिवस। यानी कि एक वैज्ञानिक पद्धति से अगर बच्चा सीखे तो कम से कम उसे 200 दिन में वो अपना कोर्स कवर कर पाएगा, लर्निंग आउटकम्स का अचीव कर पाएगा। और माध्यमिक कक्षाओं में यही अवधि 220 दिन की होती है, क्योंकि सिलेबस का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा कठिन होता है और सब्जेक्ट की संख्या है वो ज्यादा होती है। आप देखेंगे कि अगर हमारा 1 अप्रैल से गत वर्षों में जो सत्र स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन की अवधि में हम ऑलरेडी अप्रैल 2020 के करीबन 22 शैक्षणिक दिवस का नुकसान हमें हो चुका है। अगर ये एक आम वर्ष होता तो हमारे शालाएं हैं वो 15 जून से प्रारंभ हो चुकी होती। 15 जून से 30 जून तक भी करीबन हमारे 12 शैक्षणिक दिवस हैं, उसकी कमी हो चुकी है। इस तरह से हमारे शैक्षणिक दिवस का अप्रैल और जून को मिलाकर ऑलरेडी 44 दिन का नुकसान हो चुका है। तो करीबन 10 से 15% का ये नुकसान हो चुका है और इस नुकसान की भरपाई हमें करनी है और इस हमारे बच्चों के जो लर्निंग लेवल हैं वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो। दूसरा कारण यह है इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का कि आपने देखा होगा आपके परिवार में जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में हैं या आपके नेबरहुड में आपके निकट परिजनों के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स ने अप्रैल मई जून के महीने में निरंतर ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं 4-4, 5-5 घंटे की। तो जिन बच्चों के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जो निजी स्कूल्स में है, वहां तो बच्चों की पढ़ाई निरंतर हो रही है। लेकिन हमारे शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जो सामाजिक आर्थिक परिवेश है, जिनके पास इस तरह की सीखने की डिवाइसेस नहीं है, उनके बीच में और निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में एक लर्निंग गैप विकसित होता जा रहा है। इस गैप को कम से कम करने का भी प्रयास हमारा घर हमारा विद्यालय के माध्यम से किया जाएगा। तीसरा, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है लर्निंग कॉन्टिन्यूम। यानी कि जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर होती है और इस निरंतर सीखने की प्रक्रिया में यदि 3-3, 4-4 महीने का व्यवधान उत्पन्न होता है, विशेषकर छोटी कक्षाओं के बच्चों में जो कि एक फॉर्मेटिव ईयर होते हैं, जहां पे हमारे मन मस्तिष्क का सीखने की प्रक्रिया का जब विकास होता है, यदि इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है तो आने वाले कक्षाओं का जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, जो पढ़ाई है, वो बच्चों को और मुश्किल लगेगी। तो हो सकता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल आना पसंद ना करें, क्योंकि स्कूल में बैठ के आके क्लास में बैठ के क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है क्षमता उन बच्चों को समझ में ना आए, क्योंकि 4 से 5 महीने का ब्रेक अगर हो जाता। तो इन 3 जो बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं, इनको ध्यान में रख के हमने हमारा घर हमारा विद्यालय कार्य योजना तैयार की है, कार्यक्रम तैयार किया है। ये 3 फैक्टर्स हैं, आपको अपने दिमाग में हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ताकि जब आप बच्चों से मिलें, उनके पालकों से मिलें, अपने सहपाठियों से मिलें, तो आपको ध्यान में रहे कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है सिर्फ कार्यक्रम का क्रियान्वयन ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे की जो सोच है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपकी जानकारी में है कि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उसके बाद हमारी सीखने की प्रक्रिया निरंतर कर रखने के लिए हमने ये प्रिज्यूम किया, हमने ये सोचा कि प्रत्येक घर में औसतन 3 में से कोई ना कोई 1, 2 या तीनों डिवाइस हो सकती हैं। यानी कि या तो घर में रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकती है, मोबाइल हो सकता है। तो विभाग ने राज्य स्तर से प्रयास किया कि क्यों ना इन तीनों ही डिवाइसेस का उपयोग कर बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई जाए, ताकि हमारे बच्चे लॉकडाउन की अवधि में भी, ऐसी अवधि में जब स्कूल बंद हैं, ऐसी अवधि में कम से कम सीखने की प्रक्रिया हमारी ना रुके। इसलिए हमने मोबाइल के माध्यम से डिजिलैब कार्यक्रम संचालित किया, रेडियो के माध्यम से रेडियो स्कूल कार्यक्रम संचालित किया और टीवी के माध्यम से DDMP, जहां पे मध्य प्रदेश का जो दूरदर्शन चैनल है, वहां पे करीबन 3 से 4 घंटे का कार्यक्रम है जो कक्षा 9 से 12 के बच्चे हैं उनके लिए प्रसारित किया जाता है। हमारे बहुत कुछ जिलों में हमारे शिक्षक साथियों ने आगे आकर जो गत वर्ष की दक्षता उन्नयन की जो किताबें थी, जो वर्कबुक थी, उसका भी वितरण सुनिश्चित किया। और इस पूरे कार्यक्रम की जो धुरी है, जो मॉनिटरिंग है, वो जो हमारे शिक्षक साथी हैं, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने बहुत ही अथक परिश्रम कर यह प्रयास किया कि जो जो भी हम कंटेंट टीवी, रेडियो, मोबाइल या वर्कबुक के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका एक निरंतर फीडबैक हमारे बच्चों को मिले। और हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का कार्य करके जहां जहां भी कनेक्टिविटी थी, पेरेंट्स के पास, बच्चों के पास मोबाइल फोन थे, उनको जो असाइनमेंट दिए जा रहे थे वो असाइनमेंट व्हाट्सएप पे बुलाए,
उसको चेक किया, करेक्ट किया और वापस बच्चों को एक फीडबैक दिया, बेटा आपने ये गलती की है, इसमें ये कमी रह गई है, आप इसमें सुधार करिए। तो इस तरह के जो क्रियान्वयन का स्तर है वो भी हमारे शिक्षक साथियों ने अचीव किया है। और अब लेकिन हमारी चुनौती यह है कि अभी जो प्रयास एक आइलैंड के रूप में किए जा रहे हैं कि हमारे कुछ शिक्षक साथी ऐसा कर रहे हैं, उसको हमें एक व्यवस्था के रूप में पूरे विभाग के जो हमारे शिक्षक हैं उन सभी को इसे अपनाने की आवश्यकता है। डिजिलैब कार्यक्रम का बहुत ही सफल संचालन किया जा रहा है, लेकिन ये हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए भी है, हमारे शालाओं में पढ़ने वाले करीबन 60-65 लाख जो बच्चे हैं, उनमें से एक जो आंतरिक सर्वे हमने किया था आप सभी के माध्यम से, मात्र 22 से 25 लाख माँ बाप ही ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है और जो व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। इनमें से इन सभी को आप सभी ने बहुत ही मेहनत करके जोड़कर 50,000 से अधिक व्हाट्सएप समूह बनाए हैं, जो कि कक्षावार हैं, शालावार हैं। परंतु चिंता का विषय इसमें बहुत ही गंभीर है। पहला ये कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से मात्र 20 से 25% पेरेंट्स तक या बच्चों तक ही पहुंच पाए हैं। और जैसा कि आपको विदित होगा कि हम रोज 10 से 11 के बीच में डिजिलैब पे जो शिक्षण सामग्री भेज रहे हैं, जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था तो 2 लाख व्यूज यानी कि जो हम सामग्री भेज रहे हैं मात्र 2 लाख बच्चे ही उसका उपयोग करते थे। आप सबने मेहनत की, गृह संपर्क किया, बच्चों से मुलाकातें की, उनके पालकों से आप लोगों ने मिले, गृह संपर्क अभियान किया। उसका परिणाम यह रहा कि अभी हम 6.5 से 7 लाख पर दिन की व्यूअरशिप पे आ गए हैं। परंतु हमारे 1 से 8 के बच्चों का जो एनरोलमेंट है उसकी अगर पूरे उस फिगर की से तुलना करें तो जो पहुंच है मात्र वो 10% है, जो दर्शाता है कि अब हमें व्हाट्सएप के अतिरिक्त भी कुछ अधिक और कुछ ठोस कार्यक्रम लेके जाना चाहिए जिससे हम बच्चों तक और पालकों तक पहुंच सकें। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने जो हमारा घर हमारा विद्यालय जो कार्यक्रम प्रारंभ करने का जो एक कार्ययोजना तैयार की है, उसमें हमने सबसे ज्यादा जोर इस बात को दिया है कि जब स्कूल लगता है और जब तो उस समय एक प्रत्येक टीचर और प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक पालक का जो दिन होता है वो स्कूल के टाइम टेबल अनुसार सेट हो जाता है। हम सबको पता होता है कि जो शासकीय शाला प्रारंभ होने का टाइम है, बंद होने का टाइम है, उस समय हम कोई और कार्य नहीं करते हैं और हमारा उद्देश्य होता है कि हम समय से स्कूल जाएं और स्कूल बंद होने के बाद समय से घर आएं, फिर स्कूल में हमें जो गतिविधि मिलती है उसे हम घर पे करने का प्रयास करें। तो ये जो रूटीन एक हमारा जब स्कूल चलता है जिसके कारण हमारा एक पूरी दिनचर्या एक बंध जाती है, एक सेट हो जाती है, उसी तरह का भाव हमारा स्कूल हमारा घर हमारा स्कूल कार्यक्रम में देने का प्रावधान किया गया है। दूसरा, जैसा प्रमुख सचिव मैडम ने भी उल्लेख किया था और मैंने भी आपको भी जिक्र किया कि जो निजी शाला और शासकीय शालाओं में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो डिजिटल डिवाइड यानी कि जिन बच्चों के पास, जिन पालकों के पास डिजिटल डिवाइसेस उपलब्ध हैं, डिजिटल माध्यम उपलब्ध हैं, वहां तो बच्चे निरंतर सीख पा रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास इस तरह की डिवाइसेस नहीं हैं, वहां के बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में जो बाधा उत्पन्न हुई है, इसके कारण एक ही क्लास के, एक ही उम्र के, एक ही स्कूल के बच्चों में लर्निंग गैप एक विकसित हो रहा है, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बन सकता है। इस फासले को हम कैसे कम कर सकते हैं, यह भी हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से एड्रेस करने का प्रयास किया है। तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा है वो यह है कि कोविड के दौरान जो विभिन्न माध्यम थे बच्चों के पास सीखने के, उसमें रेडियो था, टीवी था, मोबाइल था और वर्कबुक थी। लेकिन 1 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में हम लोग प्रत्येक शाला स्तर पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके यह प्रयास करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं जिनका अगली कक्षा में प्रवेश हुआ है उनको हम लोग पाठ्य पुस्तक और वर्कबुक्स प्रदान करें। तो जो एक छोटा सा अंतर इस कार्यक्रम में होगा वो यह है कि पहले हम सिर्फ टीवी, रेडियो, मोबाइल और वर्कबुक के माध्यम से फोकस कर पा रहे थे, परंतु 1 जुलाई से प्रत्येक बच्चे के हाथ में नए सत्र की पुस्तक, नई कक्षा की पुस्तक और वर्कशीट होगी। तो वर्कशीट और पाठ्य पुस्तक को भी हम कैसे इस कार्यक्रम में जोड़ सकते हैं, यह भी हमने जोड़ने का प्रयास किया है। सबसे महत्वपूर्ण काम यह है जो आप सभी को भी सोचना है
कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए एक समन्वित प्रयास करने का एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें बच्चे के पास सीखने के जो संसाधन हैं, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, वर्तमान में बच्चे के पास जो सीखने के संसाधन हैं, रेडियो, मोबाइल, टीवी, वर्कबुक और अब बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक भी मिलेंगी। इन पांचों चीजों को समाहित करके हम हफ्ते दर हफ्ते का एक साप्ताहिक लर्निंग पैकेज बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, जो हमारा घर हमारा स्कूल का बेसिकली एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु होगा। हमारा घर हमारा स्कूल का जो उद्देश्य है, जो आशय है, वो आप सभी बेहतर समझते हैं, विशेषकर प्रारंभिक कक्षा में, कि ऐसा नहीं है कि जब बच्चा स्कूल आता है तभी बच्चा सीखता है। हमारा जो घर है, बच्चा जिस घर में रहता है, वो हमारे बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है और बच्चे की जो एक सामान्य ज्ञान होता है, उसका प्रारंभिक जो शब्द ज्ञान होता है, उसके बोलचाल की जो भाषा होती है, बोलचाल का जो लहजा होता है, यह सब बच्चा अपने घर में ही सीखता है। तो हम लोगों ने सोचा कि जब बच्चा ऑलरेडी अपने घर में रह के इतना कुछ सीख सकता है, तो क्यों ना स्कूल बंद होने की स्थिति में हम लोग प्रयास करें कि बच्चा घर पे रह के और कैसे एक संगठित, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक स्ट्रक्चर्ड प्रयास से बच्चा बेहतर सीख सकता है। यह हमने अवधारणा रखी है हमारा घर हमारे विद्यालय में। दूसरा जो सबसे अहम है कि बच्चा जब स्कूल आता है तो उसको सिखाने के लिए हमारे शिक्षक साथी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन शिक्षक साथियों से अगर बच्चों का संपर्क नहीं हो पा रहा है तो हमारे सीखने की प्रक्रिया बाधित ना हो, इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया है कि बच्चे के घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, जो उस घर में मौजूद हैं, उनके माध्यम से बच्चा सीख सकता है। और जब हम सीखने की बात करते हैं तो सीखने की जो बातें हैं वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती हैं। बच्चे के आसपास जो सामाजिक आर्थिक परिवेश होता है, हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है, हमारे घर का जो रहन सहन होता है, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके जो अनुभव होते हैं, यात्रा वेदांत होते हैं, इन सब चीज़ों से भी बच्चा बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो हमारा घर हमारा विद्यालय में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो एक स्ट्रक्चर, एक कार्यक्रम बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, उसमें घर के जो सदस्य हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो जब आप गृह संपर्क करें तो बार बार आपको उसकी ओर इंगित करना है उनके माँ बाप से चर्चा करते वक्त। अब हम आते हैं कि बेसिकली हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस कार्यक्रम का फ्लो कैसा है और इस कार्यक्रम के जो अहम पहलू हैं वो किस प्रकार से हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा स्कूल में एक टाइम टेबल होता है जिससे हमारी पूरी जो दिनचर्या है वो तय हो जाती है। उसी तरह का एक भाव है वो हमने कार्यक्रम में देने का प्रयास किया है कि बच्चा अपने घर पे ही प्रातः 10 से दोपहर 1 यानी 3 घंटे बैठकर एक कक्ष में एक स्थान पर बैठकर अपनी पढ़ाई करे। चूंकि घर की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, शायद सभी बच्चों के लिए प्रतिदिन ये संभव ना हो कि वो 10 से 1 तक पढ़ें, तो ये जो कार्यक्रम है ये एक पूरी तरह से फ्लेक्सिबल कार्यक्रम है। जिस बच्चे के पास जब समय उपलब्ध हो वो बच्चा पढ़े, लेकिन प्रयास यह होना चाहिए कि यदि एक समय सीमित हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो वो मानसिक रूप से बच्चों के माँ बाप को भी पता रहेगा और बच्चों को भी पता रहेगा कि इस अवधि में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनसे हम कोई और घरेलू कार्य ना कराएं, उन्हें कहीं बाहर जाने को ना बोलें, और जो 3 घंटे दिन में बच्चा जो फिक्स कर पाता है पढ़ने के लिए, उसमें किसी भी तरह का व्यवधान ना हो। दूसरा इस कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा पहलू है कि बच्चा की जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें पढ़ने की प्रक्रिया होती है, लिखने की प्रक्रिया होती है, करने की प्रक्रिया होती है, सुनने और बोलने की प्रक्रिया होती है। तो इन चारों ही जो सीखने के माध्यम हैं, इसको हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। कि सबसे पहले देखना, तो हमने जो गतिविधि भेज रहे हैं बच्चों को डिजिलैब के माध्यम से, बच्चे उस वीडियो को देखें, फिर उस गतिविधि में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो गतिविधि करने के लिए जो कहा गया है, उस गतिविधि को बच्चे अपनी कॉपी में करें। रेडियो कार्यक्रम जो आता है हमारे रेडियो स्कूल, उसमें उसको ध्यानपूर्वक सुने, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसका पालन करें, और फिर बोलना। जो बच्चों ने सीखा है
उसको दोहराएं, अपने माँ बाप से चर्चा करें, अपने भाई बहन से चर्चा करें, कहानी सुने, गीत सुनाएं, उनसे कुछ सीखें। तो ये जो पढ़ना, सीखना, करना, सुनना, बोलने के जो फैक्टर्स हैं जो एक कक्षा में संभव हो पाते हैं, उसी तरह का एक माहौल, उसी तरह की व्यवस्था बच्चों को घर पे देने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने प्रारंभिक तैयारी का समय है, हम लोगों ने यह सोचा कि जुलाई 1 से जुलाई 4 की अवधि में हम प्रत्येक बच्चे को जो नवीन सत्र की जो टेक्स्ट बुक है वो हम बच्चों को दे देंगे। और जब हमारा पाठ्य पुस्तक वितरण का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद 6 जुलाई यानी कि आज से आने वाले जो दूसरा सोमवार है, उस समय से हम हमारा विद्यालय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम को एक बेहतर और एक थोड़ा सा फॉर्मल फील देने के लिए हमने यह भी इसमें एक बहुत ही एक रोचक बिंदु जोड़ा है कि जिस तरह स्कूल शुरू होने और स्कूल बंद होने के लिए घंटी का या बैल का उपयोग किया जाता है, उसी तरह से पालक या बड़े जो भाई बहन है परिवार में, वो घंटी या थाली बजाकर एक संकेत दे सकते हैं ताकि जो बच्चे खेल रहे हैं या बाहर हैं वो आसपास आकर अपने घर में बैठ जाएं और जैसे ही 10 बजते हैं अपनी पढ़ाई का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ कर सकें। दूसरा, इस पूरा जो हमारे विद्यालय की जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, उसको हमने 3 हिस्सों में विभाजित किया है। पहला है पढ़ाई का हिस्सा 10 से 1, इसके बाद 4 से 5, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बच्चे खेल कूद के माध्यम से, क्राफ्ट से, कलात्मक गतिविधियों से, पेंटिंग से, ड्राइंग से, लिटरेचर की एक्टिविटीज से बच्चे सीख सकते हैं। प्लस बच्चों पे पढ़ाई का अत्यधिक भार ना हो, वो अत्यधिक बोझित महसूस ना करें, इसीलिए हम लोगों ने 4 से 5 का प्रतिदिन का 1 घंटा है वो आरक्षित किया हुआ है, जिसमें हम यथासंभव रेडियो या टीवी या व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न तरह की जो गतिविधि हैं जो सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं और इंटरेस्टिंग कंटेंट बच्चों को देती, जिसमें खेलकूद की गतिविधियां शामिल हैं, इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं कि हम रेडियो पे कोई अनाउंसर बोलेंगे, फिर बच्चों को कौन कौन से मूवमेंट करने हैं, पीटी करनी है, इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो हम बच्चों से कराने का प्रयास करेंगे। और जो 7 से 8 का समय है वो स्व अध्ययन का समय होगा, जहां पर हमारी अपेक्षा है कि जिस तरह से हमने लॉकडाउन में अलग अलग प्रतियोगिताएं प्रारंभ की थी, उन सभी प्रतियोगिताओं को, थीम को इस 7 से 8 के शाम के 7 से 8 की जो अवधि है उसमें समाहित करते हुए हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो वार्तालाप करें, क्योंकि भाषा सीखने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है किस्से कहानी सुनना, आपस में बोलचाल करना, और विशेषकर जब बच्चे आपस की उम्र के बच्चों से बात करते हैं तो जो शब्द ज्ञान होता है वो बहुत सीमित होता है। लेकिन जब बच्चे किसी अपने घर के बड़े बुजुर्ग से या अपने किसी रिश्तेदार से बात करते हैं, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी, क्योंकि उनका शब्द ज्ञान बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा शब्दों की रेंज होती है, इसीलिए जब उनसे बार बार बच्चे बात करेंगे तो बच्चों की जो भाषा ज्ञान है, जो भाषा कौशल है, उसमें संवर्धन होगा। इसीलिए हम लोगों ने जो 7 से 8 का जो समय है उसमें सुनने और लिखने की जो एक्टिविटी है उसको स्थान दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम जो हमारा 6 दिन का जो सप्ताह होता है उसमें सोमवार से शुक्रवार तक हम लोग अलग अलग जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसका संचालन करेंगे, परंतु हमारा जो शनिवार का दिन है उसको हम मस्ती की पाठशाला के रूप में, रोचक गतिविधियों के रूप में बच्चों से क्या क्या अच्छी चीज educationportal.org.in पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप जायसवाल, जहां पर आप पाएंगे अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का तत्काल समाधान, शिक्षकों एवं छात्रों के लिए सबसे बेहतर पोर्टल। कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक शिक्षक साथी इसका फायदा ले पाएं। धन्यवाद। बच्चे कम से कम लागत में उनके घर में जो सामग्री उपलब्ध है कैसे उसका उपयोग कर कोई नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जो स्थानीय स्तर पे जो खेल खेले जाते हैं वो बच्चे कैसे खेल सकते हैं, कोई नया आर्ट है, नया क्राफ्ट है, कोई नई कला है जो बच्चे सीख सकते हैं, या बच्चों के लिए स्टोरीज या दूरदर्शन पे हम लोग बाल साहित्य या जो चिल्ड्रन मूवीज होती हैं वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पूरा एक पैकेज है सप्ताह दर सप्ताह का, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कैसे हमारे जो बच्चे हैं घर पे रहकर सीख सकते हैं और सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त ना करके रोचक गतिविधियों करके भी बच्चे कैसे सीख सकते हैं।
इन सभी बिंदुओं का समावेश हमने हमारा घर हमारे विद्यालय में करने का प्रयास किया है। जो दैनिक दिनचर्या है, उस दैनिक दिनचर्या को हमने एक साप्ताहिक टाइम टेबल के रूप में कन्वर्ट किया है, जिसमें हमने सभी जो हमारे कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हमने 3 श्रेणियों में समूह का निर्माण किया है। कक्षा 1 से 2 के लिए एक समूह, कक्षा 3 से 5 के लिए एक समूह और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग समूह। हमारे शिक्षक साथियों को ऑलरेडी इस तरह के व्यवस्था से परिचित हैं, क्योंकि हमारा जो दक्षता उन्नयन का कार्यक्रम है उसमें भी हमने बच्चों को इसी तरह के कक्षा समूह में बांटा हुआ है और उसी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं हमारा घर हमारे विद्यालय के कार्यक्रम में। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सोमवार से शुक्रवार तक जो हमारे 6 दिन हैं, इसमें हमने एक सुझाव के लिए बात मात्र 10 बजे से लेके 1 बजे तक का समय लिया है, परंतु स्थानीय परिस्थिति अनुसार हमारे परिवार में जो स्थानीय परिस्थिति होती है उसके अनुसार इस 3 घंटे का जो समय है, उसका प्रारंभ होने का समय और अंतिम होने का समय उसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। परंतु हमें प्रयास यह करना चाहिए कि जब हम पेरेंट्स के पास जाएं, पालकों से बात करें, तो पालकों को इस बात पे जोर दें कि प्रत्येक बच्चा प्रत्येक घर में कम से कम 3 घंटे तक पढ़े और विशेषकर उसका जो शाम को 4 से 5 का समय है और 7 से 8 का जो समय है जहां पर उसे अन्य गतिविधि करनी है, वो समय बच्चे को उपलब्ध हो। जिस तरह से डिजिलैब की जो डेली एक्टिविटी है, प्रत्येक दिन होने वाली जो गतिविधि है, वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से करीबन कार्यक्रम शुरू होने के 1 घंटे पहले मिलती है, उसी तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभी शिक्षक साथियों को व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से जो हमारा साप्ताहिक लर्निंग कार्यक्रम है, जो हमने वीकली लर्निंग पैकेज बनाए हैं, वो आपको सप्ताह प्रारंभ होने के कम से कम 2 से 3 दिन पहले मिल जाएं। उसमें कक्षावार कौन कौन सी गतिविधियां होनी है, किस दिन कौन सी गतिविधि होनी है, ये सारी मैपिंग हमने करके रखी है। तो ये भी जानकारी आपके पास समय से उपलब्ध रहेगी। जैसा कि प्रमुख सचिव मैडम ने उल्लेख किया था, मैं पुनः उस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है ये एक फ्रेमवर्क है, ये सुझाव के रूप में है। स्थानीय स्तर पे, टीचर के हमारे शिक्षक के स्तर पे और बच्चे और पालकों के स्तर पे इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में काफी कुछ हमने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, जो स्थानीय परिवेश के आधार पे इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा सकता है। परंतु 2 बिंदुओं पे हमें जोर देने की आवश्यकता है कि हमने जो 3 से 4 घंटे पढ़ाई के लिए निकाले हैं, ये हमारे प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दिन मिलने चाहिए। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी यह भी दी गई है कि आप सभी हमारे टीचर्स की जानकारी में है कि हमारे जो बच्चों के जो सीखने का स्तर है, बच्चे सीखने के अलग अलग स्तर पे हैं। जो बच्चा हमारा तेजी से सीखता है उसको हम और ज्यादा गतिविधि दे सकते हैं या वो और तेजी से हमारी वर्कबुक भर सकता है। तो यह फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे टीचर्स को ध्यान में रखना है, ताकि प्रत्येक बच्चे का उसके सीखने के स्तर के अनुसार इस कार्यक्रम में जो रुचि है वो बनी रहे। आप सभी यह भी इस बात से भी आप अवगत होंगे कि जब हमने डिजिलैब कार्यक्रम संचालित किया और हमने जो गतिविधियां दी या बच्चों को जो वर्कबुक दी, उसमें हमारे शिक्षकों की भूमिका बहुत ही अहम है,
क्योंकि शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर यह ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा सीखने के किस स्तर पे है। जिस तरह से गत अकादमिक सत्र में हमने एंडलाइन, बेसलाइन, मिडलाइन का आयोजन किया था, तो उसके आधार पर स्थानीय शिक्षक के पास यह जानकारी उपलब्ध है कि कौन से बच्चे अंकुर, कौन से बच्चे तरुण और कौन से बच्चे उमंग समूह में चिन्हित किए गए हैं। शिक्षक साथियों को इसी जानकारी का उपयोग कर गृह संपर्क या मोबाइल के माध्यम से संपर्क करने के जो निर्देश हैं उसको पालन करने की अपेक्षा की गई है। आप सभी की जानकारी में होगा कि हमारे ऐसे बहुत से पालक हैं जिनके पास फोन है, व्हाट्सएप है, परंतु इसके अलावा एक बड़ी संख्या ऐसी भी है पालकों की जिनके पास फोन नहीं है। तो मूल्यांकन की जो पद्धति है उसको बहुत ही सरल और बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही प्रासंगिक बनाने के उपयोग से हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि हमारे प्रत्येक शिक्षक को दो चीजों का आकलन करने की आवश्यकता है। पहला ये कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके पालक के पास मोबाइल उपलब्ध है, ऐसे कौन से बच्चे हैं या पालक है जिनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है। ये पहला हमें समूह बनाना है और फिर इन दो समूह में हमें 3 अलग अलग आंतरिक समूह बनाने की आवश्यकता है। जिन बच्चों के पास या पालक के पास मोबाइल है वह बच्चों का सीखने के स्तर के अनुसार वो अंकुर में है, तरुण में है या उमंग में है। उसी तरह जिन बच्चों के पास मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं है वो बच्चे भी सीखने के स्तर के अनुसार अंकुर में समूह में है, तरुण समूह में है या उमंग समूह में है। तो आप ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल पे हमने आपके लिए अपेक्षित कार्यवाही बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि ऐसे बच्चे जिनके पास फोन है और जो सीखने के तरुण स्तर पे हैं उनसे आप फोन पे संपर्क कर सकते हैं, परंतु ऐसे बच्चे जिनके पास फोन नहीं है और वो अंकुर स्तर पे हैं, यानी कि उन्हें शिक्षक के सहयोग की, शिक्षक की मदद की, शिक्षक की सहायता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो शिक्षक साथियों से ये अपेक्षा रहेगी कि ऐसे बच्चों के घर में आपको उनसे जाके गृह भेंट करनी है और उन्हें निरंतर मार्गदर्शन देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट की, सबसे ज्यादा सहयोग की अपने टीचर से संवाद की अगर आवश्यकता किसी बच्चे को है तो ऐसे बच्चे को है जिसके पास फोन नहीं है और वो अंकुर समूह पे है। तो कहने का आशय ये कि जो स्थानीय परिस्थिति है आपके शाला की, आपकी कक्षा की, उन स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही आपको किस बच्चे को फोन करना है, किस बच्चे से व्यक्तिशः संपर्क करना है, गृह भेंट करनी है, यह कार्य योजना आपको बनानी पड़ेगी। जिन बच्चों के पास फोन है उनको आप वीडियो लेसन हमने जो भेजे हैं उस पे हमने क्या प्रश्न पूछे हैं, हम इसका एक कार्यक्रम उनके साथ कर सकते हैं। जो दक्षता उन्नयन की वर्कबुक है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है जो मैपिंग करके आपको उपलब्ध करा रहे हैं। बच्चे द्वारा किए गए हल के जो वर्कबुक एक्सरसाइज है वो बच्चे आपको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जो आलेख का जो डिक्टेशन का काम होता है, हिंदी और अंग्रेजी लेखन का, वो भी बच्चे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो कहने का आशय ये कि जो लोकल स्थानीय परिस्थिति है यह हमारे टीचर्स को स्वयं इसका आकलन करना है, परंतु प्रयास यह करना है कि या तो गृह संपर्क के माध्यम से या फोन के माध्यम से हम लोग प्रत्येक बच्चे तक पहुंचें। परंतु वहां पे हमारे शिक्षकों को अपना एक आंतरिक शाला प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन इस प्रकार से करना पड़ेगा कि आप कैसे अपने फोन का अधिकाधिक उपयोग कर बच्चों से संवाद कर सकते हैं, और जिन बच्चों के पास फोन नहीं है और अंकुर या तरुण श्रेणी के जो बच्चे हैं, समूह के जो बच्चे हैं, वहां पे आपको गृह संपर्क करना अनिवार्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो यह भी कि हम सिर्फ एक ही तरफ से वन वे कम्युनिकेशन ना करें, कि राज्य स्तर से जिले स्तर पे, जिले स्तर से संकुल स्तर पे, संकुल स्तर से शाला स्तर पे और फिर शाला स्तर से पालकों और बच्चों तक हमने अपना कंटेंट भेज दिया। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी कड़ी है इस पूरे कार्यक्रम के क्रियान्वयन की वो है फीडबैक, यानी कि जो कंटेंट बच्चों को भेजा जा रहा है उसे बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, उससे कितना सीख पा रहे हैं,
यह फीडबैक और इस फीडबैक पे फॉलो अप एक्शन पूरे जो इस कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन का लूप है उस लूप को पूरा करेगा। और आप सभी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप जब भी अपने बच्चों से संपर्क करते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं तो आपको जिस तरह से आपने 19-20 में बेसलाइन और मिडलाइन किया उन्हीं क्राइटेरियाज को ध्यान में रखकर हमारे अब वर्तमान में जो बच्चे डिजीलैब के माध्यम से या किताबों के माध्यम से या वर्कबुक के माध्यम से जो सीख रहे हैं और एक्सरसाइजेस का जो हल कर रहे हैं उसका स्तर क्या है, ये आपको बच्चों के लर्निंग लेवल को समझने में मदद करेगा। और आपको अपना एक मानसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लेना होगा अपने मन में कि 19-20 में जब हमने बेसलाइन लिया था जो कि पेन पेपर टेस्ट था, उसके आधार पर बच्चे इन 3 समूह में आते थे। लेकिन अब चूंकि हम पेपर और पेन टेस्ट नहीं कर पाएंगे तो बच्चों को हमने जो एक्टिविटीज दी है, बच्चे जिस तरह से दक्षता उन्नयन की जो वर्कबुक है उसमें जो एक्टिविटीज हल कर रहे हैं, बच्चों का परफॉर्मेंस, बच्चों का प्रदर्शन उसमें कैसा है, ये आप जब चेक करेंगे तो आपके मन में अपने आप एक अंकुर, तरुण और उमंग की जो सूची है वो अपने आप आपको धीरे धीरे संधारित कर लेना चाहिए। इसीलिए आवश्यक है कि हमें प्रत्येक बच्चा, चाहे उसके पास मोबाइल हो या ना हो, प्रत्येक बच्चे को एक जो शाला का आपका एक कंपोजिशन होता है, प्रत्येक बच्चे से आपको संपर्क करने की आवश्यकता है। तब जाके हम बच्चों के लर्निंग लेवल अनुसार उनकी ग्रुपिंग कर पाएंगे उमंग में, तरुण में और अंकुर में। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हमारा घर हमारा विद्यालय जो कार्यक्रम है वो स्कूल में ना होकर जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं घर पे ही आयोजित होगा। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे जो बच्चे हैं, उनके पालक हैं, उनसे हमारा जीवंत संपर्क रहे। हम फोन के माध्यम से या गृह संपर्क के माध्यम से निरंतर जो परिवार हैं उनके साथ हम लोग संपर्क में रहें और उन्हें निरंतर प्रेरित करते रहें कि यथासंभव जितना ज्यादा संभव हो हमारा जो 10 से 1 का जो कार्यक्रम है उसका पालन करें। किन्हीं परिस्थितियों वश अगर हम 10 से 1 का जो समय सीमा है, जो 3 घंटे का हमने जो एक स्थान दिया हुआ है, अगर वो पूरा नहीं हो पाता है तो किसी और समय में, लेकिन कम से कम 3 घंटे बच्चों को बिना किसी डिस्टरबेंस के पेरेंट्स पढ़ें और पढ़ाएं। दूसरा, हमारा जो साप्ताहिक कार्यक्रम है जो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, उस कार्यक्रम में हमने जो 3 घंटे में क्या क्या गतिविधियां होनी है इसका एक बहुत अच्छा स्वरूप भी तैयार करके दिया हुआ है और किस समय कौन से विषय पे कौन सी गतिविधि की जानी है ये भी हमने एक टाइम टेबल के माध्यम से देने का प्रयास किया है। और यह टाइम टेबल हमें अपने पेरेंट्स के साथ भी साझा करने की आवश्यकता है। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि 15 जुलाई के आसपास 15 अगस्त और 31 अगस्त तक जो साप्ताहिक कार्यक्रम होना है उसकी एक जाई बुकलेट हम आपको दे दें ताकि आप प्रिंट कराकर या फोटोकॉपी करा के वो जो बुकलेट है वो प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक पालक को उपलब्ध करा सके। तीसरी बात जो ध्यान में रखने योग्य है, जो हमें पालकों से अपील करनी है कि जो एक बेसिक शिक्षण सामग्री होती है वो बच्चों को उपलब्ध कराएं। इसके साथ साथ हमारे जो कार्यक्रम टीवी, मोबाइल और रेडियो में आ रहे हैं, पेरेंट्स की सुविधा अनुसार ये जो डिवाइसेस हैं, सीखने के जो स्रोत हैं, यह भी बच्चों को उपलब्ध कराएं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो घर में होगी वो यह है कि जब बच्चा पढ़ रहा हो तो पूरे मनोचित्त से, पूरे एकाग्रता से बच्चा पढ़े। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि, और हमारे जो पालक हैं उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि अपने घर में कोई भी एक जगह जहां पे पर्याप्त रोशनी हो, हवा हो, वहां पे बच्चे को वो पढ़ने के लिए वो जगह उपलब्ध करा दी जाए, जिसे हम शिक्षक का कोना नाम दे रहे हैं। और प्रत्येक घर में पालकों के माध्यम से हमें एक शिक्षक का कोना निर्धारित करना चाहिए ताकि पालक को पता रहे, हमारे बच्चों को पता रहे कि मेरे लिए जो स्थान तय किया गया है पढ़ाई का वो ये है और पढ़ने की अवधि के दौरान मुझे कोई भी किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना करे। तो जिस तरह से हमने एक बच्चे की दिनचर्या बनाने का प्रयास किया है, हमारे शिक्षक साथियों को जब गृह संपर्क करें या पालकों से फोन पे बात करें तो पालकों को भी ये अवेयर करने की, ये जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि जो पढ़ाई की जो नियमित अवधि है 3 घंटे की,
शाम को 4 से 5 बजे की और रात को 7 से 8 की। इस अवधि में यथासंभव बच्चों को कोई और काम ना बताया जाए, और यदि 10 से 1 में कोई मुश्किल आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो किन्हीं और 3 घंटे में बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त स्थान और समय दिया जाए। हमारे जो शिक्षक साथी हैं, आप सभी की भूमिका बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको यह सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि स्कूल बंद होने की अवधि के दौरान भी हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा कैसे सीख सकते हैं, और ये तभी संभव हो पाएगा जिस तरह से राज्य स्तर से हमने समय निकाल के, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके, तकनीक का उपयोग करके आपके पास पहुंचने का प्रयास किया है। ठीक उसी तरह आप भी थोड़ा सा अधिक परिश्रम कर आपके कक्षा में जो बच्चे अध्ययनरत हैं उन तक पहुंचने का प्रयास करें। यह एक इमोशनल अपील नहीं है, परंतु आप सभी जानते होंगे कि हमारे स्कूल्स में आने वाले जो बच्चे हैं उनका जो सामाजिक आर्थिक परिवेश है, उन्हें सीखने के लिए अगर सबसे ज्यादा इस समय किसी की आवश्यकता है तो वो उनके शिक्षकों की ही है। क्योंकि कई बार बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं जो बच्चे घर पे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपने टीचर को कॉन्फिडेंस में लेके वो बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। क्योंकि बच्चों का एक बहुत लगाव होता है, बहुत प्रेम होता है अपने शिक्षक के प्रति, और आपको भी यह रेसिप्रोकेट करने की आवश्यकता है और यह प्रयास करने की आवश्यकता है कि यथासंभव अधिक से अधिक जितना भी आप समय और ऊर्जा इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में निवेश कर सकते हैं, आप सभी को वो करना चाहिए। जिन बच्चों के पास मोबाइल हैं, जिन बच्चों के मोबाइल नंबर हमारे टीचर के पास हैं, मोबाइल भी अब 2 प्रकार के हो सकते हैं। स्मार्टफोन जिसमें व्हाट्सएप है, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप स्वयं भी अपने प्रेरक मैसेज या उद्बोधन या आपकी आवाज में रिकॉर्ड किया हुआ संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से इन ग्रुप से भेज सकते हैं। जिन बच्चों के पास मोबाइल है परंतु व्हाट्सएप नहीं है, उन्हें आप स्वयं कॉल करके, और अपेक्षा है कि प्रतिदिन कम से कम 5 बच्चों को कॉल करके आप उनसे चर्चा करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे। जिन बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है उन्हें आप प्रत्येक दिन, क्योंकि अब लॉकडाउन भी मोरलेस सब जगह ईज आउट हो चुका है, तो हमारा घर हमारा विद्यालय के कार्यक्रम के क्रियान्वयन की बहुत बड़ी कड़ी रहेगी गृह संपर्क अभियान। आप सभी से अपेक्षा होगी कि आप गृह संपर्क करें, बच्चों से मिलें, और बच्चे द्वारा जो अभ्यास कार्य किया जा रहा है, जो दक्षता की वर्कशीट है, उनकी हिंदी अंग्रेजी जो लेखन है, जो मौखिक गणित का हम लोगों ने मेंटल मैथमेटिक्स का एक बच्चों को कार्य करने को निर्देशित किया गया है, इन सभी बिंदुओं पर टीचर्स ना सिर्फ एक राइट या रॉन्ग करने वाला ही फीडबैक ना दें कि मैंने सही है तो टिक कर दिया, सही का निशान लगा के, गलत है तो गलत का निशान लगा के टिक कर दिया। फीडबैक वो नहीं होगा। फीडबैक उस तरह का होगा कि बच्चों से सामान्यतः किस किस तरह की गलतियां की जा रही हैं, और इन गलतियों को दूर करने के लिए टीचर्स को निर्देश देना पड़ेगा। उस तरह का फीडबैक है जो हम आप सभी से अपेक्षित कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई बार कुछ परिवारों में, कुछ बच्चों में, बच्चों को साइको सोशल, साइको इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो हमारे टीचर्स को भी यह बात में ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जब हम बच्चों से, उनके माता पिता से जब चर्चा करें, उनसे संवाद करें, तो हमारी जो शब्दावली हो, हमारी जो टोन हो, उसमें एक चिंता झलके, उसमें एक प्रेम झलके, ताकि बच्चे अपनी समस्याएं अपने टीचर से ठीक तरह से डिस्कस कर पाए। ये स्लाइड मुझसे ज्यादा आप अच्छे से समझते होंगे। ये जो हमारे सीखने का जो एक पिरामिड है, सीखने का जो त्रिकोण है, आपने अपने डीएड और बीएड के दिनों में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। तो जो चीज आपने देखी है, जो चीज आपने समझी है, हमने हमारा घर हमारा स्कूल कार्यक्रम में उसका समावेश करने का प्रयास किया है कि बच्चा देख के, सुन के, बोल के, करके और अपने व्यक्तिगत अनुभव से जो सीखता है, उन सभी बातों का, उन सभी सीखने की प्रक्रियाओं का हमने इस कार्यक्रम में समावेश करने का प्रयास किया है। कार्यक्रम में जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है और शाला स्तर पे क्या हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने एम शिक्षा मित्र पे एक नया मॉड्यूल ऑलरेडी विकसित कर दिया है,
जिसमें हम एक्चुअली लाइव रिपोर्ट हमें प्राप्त हो सकेगी कि हमारे कौन से शिक्षक साथी किस स्कूल में किस एरिया में जाकर किस बच्चे से संपर्क कर रहे हैं और किस हद तक संपर्क कर रहे हैं। जब तक ये मॉड्यूल विकसित नहीं हुआ था, आप सभी के भागीदारी से हम लोगों ने एक डिजिलैब भागीदारी फॉर्म तैयार किया था, जो बेसिकली एक गूगल फॉर्म था। परंतु अब हमने इसी गूगल फॉर्म में अतिरिक्त क्वेश्चनियर जोड़ के एम शिक्षा मित्र पे नया मॉड्यूल एक अपलोड कर दिया है, जिसमें हम शिक्षकवार शालावार ट्रैकिंग कर पाएंगे कि किस जिले में, किस विकासखंड में, किस संकुल में, किस शाला में, किस शिक्षक द्वारा क्या प्रगति की जा रही है। जब तक वो मॉड्यूल तैयार होता है, वर्तमान में हमारे पास जो डिजिलैब का फीडबैक आया है उसमें सुधार की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। हमारे जो 1 लाख से अधिक स्कूल हैं, मात्र 68,000 स्कूल्स के टीचर्स ने ही हमें कम से कम एक गूगल फॉर्म भर के उपलब्ध कराया है। यानी कि 30% शालाओं से एक भी फॉर्म्स टीचर्स द्वारा नहीं भरा गया है, जो चिंता का विषय है। और ये जो गैप है, ये जो कमी है, ये हमारा घर, हमारा शाला कार्यक्रम के क्रियान्वयन में परिलक्षित नहीं होनी चाहिए। यह हम सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में 17 जिले ऐसे हैं जहां पे 50% से कम शालाओं ने भी छात्र से संपर्क कर इस तरह का फॉर्म भरा है। और इसमें जो सबसे खराब प्रदर्शन वाला जिला है वो झाबुआ है। मुझे लगता है झाबुआ में कम से कम 2-3 हजार टीचर होंगे, परंतु उन 2-3 हजार टीचर्स ने मिलकर भी मात्र 17 स्कूल से ही जानकारी आई है, जो वास्तव में बहुत खेदजनक है। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारा स्कूल, हमारा कार्यक्रम है, झाबुआ और अधिक प्रयास करेगा और अच्छे प्रयास करेगा। 14 जिले ऐसे हैं जहां पे हमारे पूरी मशीनरी ने, हमारे अधिकारियों ने बहुत ही मेहनत की है, उत्कृष्ट कार्य किया है, जहां पे 66% से ज्यादा छात्रों से शिक्षकों ने संपर्क किया है और हमें फीडबैक के रूप में गूगल फॉर्म पे जानकारी उपलब्ध कराई है। इसमें हर्ष की बात है कि दतिया और हरदा ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पे 90% से अधिक स्कूल्स ने रिपोर्ट किया है और छात्रों से जो व्हाट्सएप पर अध्ययन किया है, डिजिलैब की जो सामग्री प्राप्त हुई है उसके बारे में हमें फीडबैक उपलब्ध कराया है। इसी क्रम में 5 जिले जो प्रदेश में टॉप में है, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, दतिया, हरदा, पन्ना, नरसिंहपुर और बैतूल। परंतु हमारी जो चिंता है वो है अलीराजपुर, आगरमालवा, धार, बड़वानी और झाबुआ। इसमें से आप देख रहे हैं कि अगर आगरमालवा को छोड़ दें तो बाकी 4 जिलों में आदिवासी बाहुल जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे बच्चों को और ज्यादा आवश्यकता है हमारे शिक्षक के सपोर्ट की, हमारे शिक्षक के मार्गदर्शन की और हमारे शिक्षकों से जुड़ाव की। क्योंकि ये अधिकांश इनमें से ऐसे बच्चे हैं जो जिनके परिवारों में से वो पहली पीढ़ी है जो स्कूल में आ रही है, तो इन्हें घर पे भी बहुत ज्यादा अकादमिक सपोर्ट उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे टीचर्स की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि इन क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों से निरंतर संपर्क करें और गृह संपर्क अभियान की सबसे ज्यादा आवश्यकता इन जिलों में। जिस तरह से हमने एम शिक्षा मित्र में जो नया मॉडल बनाया है, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, उसका जो फ्लो होगा वो इस तरह से होगा कि जब आप एम शिक्षा मित्र पे लॉगिन करेंगे, आपको बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं। तो आप देखा कि हमने एक ऑरेंज कलर से एक सर्कल किया हुआ है जिसमें डिजिलैब शिक्षा सेतु लिखा हुआ है। और इस डिजिलैब शिक्षा सेतु में ये जो ऑनलाइन मॉड्यूल है, इसमें हमारी अपेक्षा है कि हमारे स्कूल के जो प्राचार्य हैं, हेडमास्टर हैं, वो अपने शाला का, हमारे जो शिक्षक हैं वो अपने कक्षा का और हमारे जो सीएसी हैं उनके अंदर जो एक क्लस्टर है, जो एक संकुल है, उसमें जो शालाएं आ रही हैं, इन तीनों ही हमारी जो इकाइयां हैं, इन तीनों को इस कार्यक्रम के फीडबैक के रूप में जानकारी दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ जो हमारा डिजिलैब मॉनिटरिंग यूनिट बना हुआ है प्रत्येक जिले स्तर पे, जिसमें हमारे शिक्षा विभाग के डीपीसी, डीओ और एसी ट्राइबल भी हैं, उसी तरह से हमारा विद्यालय की जो अकादमिक मॉनिटरिंग है, जो फॉलोअप है, फीडबैक है और जो डिसिप्लिन एक्शन लेना है, ये जो जिम्मेदारी है ये हमारे जिले यूनिट की होगी। जो हम लोगों ने अपना वीकली रोस्टर तैयार किया है, वीकली पैकेज तैयार किया है, वो समय से हमारे सभी शिक्षकों को मिल जाए, ये जिम्मेदारी हमारे जिला स्तर के अधिकारियों की होगी।
साथ ही आप सबको यह भी सुनिश्चित करना है कि हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक साथी निरंतर पालकों और बच्चों से संवाद कर रहे हैं और जिस तरह का संवाद किया जा रहा है उसकी नियमित जानकारी एम शिक्षा मित्र के माध्यम से हमें उपलब्ध करा रहे हैं। यह भी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। जितना पॉसिबल हो अगर हम भ्रमण कर सकते हैं हमें भ्रमण करना चाहिए और एक ज्योग्राफिकल इकाई होती है, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, मोहल्ला हो, वार्ड हो या कोई और सीमित क्षेत्र हो, वहां पे हम चाहें तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनके साथ विजिट करें तो हमें एक फीडबैक भी मिलेगा कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में क्या क्या प्रैक्टिकल कठिनाइयां हमें आ रही हैं या कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमें कार्यक्रम में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तीसरा, इस समय हमारे शिक्षकों की या हमारे जो अभिभावक हैं उनकी बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, तो उन्हें भी आपको एक मॉरल सपोर्ट देने की आवश्यकता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे जिला स्तर और हमारे विकासखंड स्तर के जो अधिकारी हैं, इनफैक्ट हमारे संभाग स्तर के जेडीज हैं, उन्हें भी इस दिशा में इंटरवीन करने की आवश्यकता रहेगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारे विभाग की जो प्रत्येक इकाई है उस प्रत्येक इकाई की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां तय की गई हैं इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में। जिस तरह से टीचर से अपेक्षा की गई है कि वो प्रत्येक दिन कम से कम 5 बच्चों से बात करें या गृह संपर्क करें, उसकी जानकारी हमें एम शिक्षा मित्र के माध्यम से उपलब्ध कराएं। उसी तरह हमारे जो प्रधान अध्यापक हैं, आपके लिए भी हमने एक मॉड्यूल तैयार कर दिया है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने क्षेत्र में, अपने स्कूल के जो कैचमेंट एरिया उसमें आने वाले जो बच्चे हैं, प्रतिदिन कम से कम 5 पेरेंट्स से उनसे बात करें और उसका फीडबैक हमें उपलब्ध करें। साथ ही आपको अपने वरिष्ठ पद के होने के नाते आपको आगे से लीड करना है, एक नेतृत्व प्रदान करना है और कोविड के दौरान भी हमारा घर हमारा स्कूल कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे हो सकता है, इसमें आपको लीडरशिप प्रोवाइड करनी है। आप लीड करेंगे तो आपके अधीन जो शिक्षक हैं आपको फॉलो करेंगे और इससे हमारे कार्यक्रम की जो गुणवत्ता है उसमें बहुत हद तक इजाफा होगा। हम लोगों ने जो राज्य स्तर से प्रयास किया है वो जो वीकली हमें लर्निंग पैकेज बनाना है, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमने जो 6 जुलाई से लेके 11 जुलाई का जो लर्निंग पैकेज है वो हमने तैयार कर लिया है। उसमें सोमवार से शुक्रवार 10 से के बीच में टीवी पे क्या आएगा, रेडियो पे क्या आएगा, हमारी दक्षता उन्नयन की जो किताबें हैं उसमें कौन सी एक्टिविटी करानी है, इन सभी बातों का उसमें उल्लेख है। तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई डिजाइन या कुछ क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। बस हम सबको यह सुनिश्चित करना है पूरी मशीनरी को, जिले स्तर से लेकर शाला स्तर की जो मशीनरी है, कि हमने जो वीकली टाइम टेबल बनाया है इसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो जाए और कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसमें किसी भी तरह का डायल्यूशन ना हो। तो साथियों, इस तरह जो हमारा पहला प्रस्तुतिकरण था हमारा घर हमारा स्कूल कार्यक्रम के ऊपर, वो समाप्त होता है। अब हम लोग कार्यक्रम का जो अगला अंश है सीएम राइज प्रोग्राम, उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी की कोई जिज्ञासा हो, कोई सुझाव हो, कोई डाउट हो तो आप फेसबुक का जो चैट बॉक्स होता है या चैट पेज होता है उसमें आप कमेंट्स के रूप में इंगित करा दें, तो हम उसका एक संकलन करके एक FAQ के माध्यम से आपकी जो जिज्ञासा है, क्वेरी है, उसके समाधान करने का प्रयास करेंगे। यहीं पे दिखा दो। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि जिस तरह से हमने बच्चों के सीखने के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं, हमने शिक्षक साथियों के डिजिटल प्रशिक्षण एवं उनके कौशल संवर्धन के लिए, उनके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के लिए सीएम राइज नए क्षितिज कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जो एक डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट कार्यक्रम है, जिसमें हमने शिक्षकों को उनकी आवश्यकता अनुसार कौन कौन से कोर्सेज हैं जो वो कर सकते हैं और जिसका सीधा लाभ हमारे कक्षा में अध्ययनरत बच्चों को मिलेगा,
उस थीम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोर्सेस हैं विकसित किए हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि जो शिक्षक प्रशिक्षण है वो तो इस साल हो नहीं पाएगा भौतिक, तो क्या हम शिक्षक प्रशिक्षण करें ही ना। तो उस चुनौती को हमने ध्यान में रख के हमने आप सभी के हाथ में जो एक मोबाइल है उसी को एक सीखने का हम कैसे सशक्त माध्यम बना सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम डिजाइन किया है। एक प्रश्न जो वाजिब है, जो आप सबके मन में उत्पन्न होगा कि ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिसमें से बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं उन कोर्सेज को कर रहे होंगे, ओपन एंडेड जो कोर्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में नए कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्या थी। तो आप सभी के संज्ञान में 2 बिंदु लाना आवश्यक है कि पहला ये कि शिक्षक प्रशिक्षण गुणवत्ता शिक्षा का एक बहुत अहम बिंदु है, बहुत अहम कारक है। जिस तरह से कोविड की परिस्थितियों में लर्निंग लैंडस्केप जिस तरह से परिवर्तित हो रहा है, हमें पीछे नहीं रहना है, हमें 5 साल आगे का सोचना है। इन सब बिंदुओं को समाहित करते हुए फ्यूचर रेडी स्कूल्स हमें तैयार करने हैं। उन भविष्य के शालाओं में किन किन बातों का समावेश होगा, उसके लिए हमारे टीचर्स को हम कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं, यह सब बिंदु हमने इस कार्यक्रम में समाहित किए हैं। दूसरा यह है कि हमारे टीचर्स को आवश्यकता अनुसार और उच्च गुणवत्ता की सामग्री टीचर ट्रेनिंग के लिए मिले, यह भी हमने सीएम राइज के माध्यम से करने का प्रयास किया है। आप सभी अपने कक्षा में डिफरेंशियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझते होंगे कि जिस तरह से एक ही कक्षा में आपने देखा होगा कोई बच्चे अंकुर के स्टेज पर हैं, कई बच्चे उमंग के समूह में हैं, कई बच्चे तरुण के समूह में हैं। कहने का आशय कि जिस तरह से बच्चों के सीखने का जो पेस है, बच्चों की सीखने की जो क्षमता है, जो काबिलियत है, वो अलग अलग होती है। उसी तरह से टीचर्स ट्रेनिंग में हम जो कंटेंट टीचर्स को देते हैं एक क्लासरूम में, कई बार वो बहुत प्रभावी नहीं होता है क्योंकि हमें एक निश्चित समय पर प्रारंभ करना होता है, निश्चित समय में समाप्त करना होता है। तो हम सभी शिक्षकों को व्यक्तिगत ट्रीट ना करते हुए एक बैच के रूप में ट्रीट करते हैं और हमें उन्हें क्लासरूम सेशंस के माध्यम से उन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं। परंतु हम ये ओवरलुक कर देते हैं कि जिस तरह से बच्चों की सीखने की गति अलग अलग होती है, उसी तरह से हमें शिक्षक की गति भी सीखने की अलग अलग हो सकती है। तो क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जो टीचर्स के लिए बहुत ही सरल हो, सुविधाजनक हो और उनके पास जो सीखने का समय उपलब्ध है उसको ध्यान में रखते हुए हम कैसे निरंतर ट्रेनिंग दे सकते हैं। इन सब उद्देश्य के साथ हमारा सीएम राइज जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया है। मई के महीने में मध्य प्रदेश के साथ साथ 5-6 और राज्यों ने टीचर्स ट्रेनिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रारंभ किए थे। परंतु हम सभी के लिए बहुत हर्ष की बात है, बहुत ही सम्मान की बात है कि जिस तरह का रेस्पॉन्स जिस तरह का एक जुड़ाव हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षक साथियों से हुआ है वो पूरे देश में अव्वल है। सबसे सफल हाल ही में जो लॉन्च हुआ अगर किसी अन्य राज्य का प्लेटफॉर्म है टीचर्स ट्रेनिंग का, उसमें से सबसे ज्यादा सफल सीएम राइज ही साबित हो रहा है और उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी ने बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से कोर्सेज पूरा करने का प्रयास किया है, लॉगिन करने का प्रयास किया है। वर्तमान में हमारे पोर्टल पे हम लोग 4 कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं। पहले, दूसरे और जो तीसरा कोर्स है उसका कंप्लीशन रेट बहुत अच्छा है, परंतु हम लोगों ने जानबूझ के दूरस्थ शिक्षण का जो कोर्स है उसको अभी रखा ताकि आप इस कोर्स को देख लें, समझ लें, इस कोर्स को अच्छे से पूरा कर लें ताकि जब 6 जुलाई से हमारा घर हमारा स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ हो तो आप सभी को पता हो कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और दूरस्थ शिक्षण कोर्स के माध्यम से आपने जो सीखा है आप कैसे उससे इस कार्यक्रम को और सफल बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जो पहला, दूसरा और तीसरा कोर्स है उसमें आप सभी ने बहुत ही उत्साह से पार्टिसिपेट किया है, परंतु हमारा जो करीबन 1 सप्ताह पहले जो चौथा कोर्स दूरस्थ शिक्षण जो आज के समय की आवश्यकता है, इस कोर्स में अभी मात्र 42% शिक्षकों ने ही पंजीयन किया है और 23% शिक्षक हैं वो इस कोर्स को पूरा कर पाए हैं। इस कार्यक्रम को समग्र रूप और व्यवस्थित रूप देने के लिए हमने यह भी प्रयास किया कि टीचर्स तक पहुंचने के पहले हमारे जो
शिक्षा से जुड़े साथी हैं, हमारे जो शिक्षण प्रशासक हैं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, उनको भी पता रहे, उनको भी जानकारी रहे कि हमारे टीचर्स को हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है, उसका फ्लो क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। इसीलिए हमने शुरू के जो प्रारंभ के जो 2 कोर्सेज थे, वो शिक्षक साथियों के साथ कोर्स प्रारंभ करने के पहले हमारे जो ब्लॉक स्तर, जिले स्तर, संभाग स्तर के अधिकारी हैं और हमारे जो शिक्षक शिक्षण संस्थाएं हैं, IACCT, डाइट, साइस, इनके माध्यम से हमने ये कोर्स पहले पूरा करने का प्रयास किया, ताकि जब वो ऑन साइट सपोर्ट के लिए हमारे स्कूल्स में, तो उन्हें पता रहे कि हमारे टीचर्स किन किन ट्रेनिंग कोर्सेज, कौन कौन से ट्रेनिंग कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं और किस तरह से उसका उपयोग है वो क्लासरूम में कर रहे हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नया है, बहुत सारे टीचर्स का एक्सपोजर ऑनलाइन लर्निंग के लिए पहली बार हो सकता है, मोबाइल से सीखने का थोड़ा सा एक इनकन्वीनियंस भी हो सकता है, तो आप सभी को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो 5-6 चीजें हमने रेखांकित की हैं आपके लिए, कि जब ये कोर्सेज डिजाइन किए गए थे, तो इन कोर्सेज को डिजाइन करने का जो लॉजिक था वो यह था कि शिक्षक अपने सीखने की गति अनुसार ही कोर्स पूरा करें। इसीलिए कृपया करके कोर्स पूरा करने की जल्दबाजी ना करें। जितना जैसे जैसे आप समझते जा रहे हैं, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, उसको आप बैक करके देखें, रिपीट करके देखें, दोबारा पढ़ के देखें, लेकिन मात्र कोर्स कंप्लीट करने के उद्देश्य से ही कोर्स में आगे ना बढ़े। हमारा जो चौथा मॉड्यूल है वो थोड़ा सा मॉड्यूल बड़ा है, उसमें कुछ ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, PDF भी हैं, आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। तो अपने लिए कोई टारगेट नहीं रखें कि आपको 2 दिन में कोर्स करना है, 3 दिन में कोर्स करना है। यह किसी भी तरह की रेस नहीं है कि जिसमें कोई एक अव्वल आए। ये एक सामूहिक रेस है जिसमें हम सभी अव्वल आएंगे, और इसका फायदा हमें तभी मिलेगा स्कूल प्रशिक्षण कार्यक्रम का, जब हमने जो कोर्स के माध्यम से जो बातें सीखी हैं, जो ट्रेनिंग के माध्यम से बातें सीखी हैं, वो कैसे हम अपने क्लासरूम में लेके जाएंगे। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि कृपया करके मात्र सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उद्देश्य से इन कोर्सेज का अध्ययन ना किया जाए। हम सबकी चिंता होनी चाहिए कि जिस उद्देश्य के साथ ये कोर्स बनाए गए हैं, आप उन उद्देश्य की पूर्ति करें, और आपने इन कोर्सेज के अध्ययन के बाद जो सीखा है, आप कैसे उसको अपने कक्षा में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे अपने कौशल का उन्नयन कर सकते हैं, और इस बेहतर कौशल के साथ आप कैसे अपने क्लासरूम को एक अच्छा, एक्टिव, इंगेजिंग और एकेडमिक प्रोसेस अच्छे गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में हमारे कोर्सेज नए आते जाएंगे, कोर्सेज की संख्या बढ़ती जाएगी, थोड़े से और मुश्किल कोर्सेज भी आते जाएंगे। शायद आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सारी बिंदु ध्यान में ना रहें, तो मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि जिस तरह बच्चे अपनी एक कॉपी तैयार करते हैं, हमारे शिक्षक साथी भी उसी तरह से अपनी डायरी तैयार कर लें, और इस कोर्स में आपने जो भी सीखा है उसके इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जो अहम बिंदु हैं, उनको आप छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में आप रख लें। और ये डायरी आपके काम आएगी जब हमारे स्कूल्स खुलेंगे, जब हम शैक्षिक संवाद करेंगे, या आप ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो शैक्षिक संवाद करते हैं, उस सभी में इस डायरी का बहुत अहम योगदान होगा। क्योंकि यह डायरी आपकी जो लर्निंग है उसको मजबूत करने में, सुदृढ़ करने में, रिइंफोर्स करने में बहुत सहायक होगी। और अंत में एक बात और हमें ध्यान में रखनी है कि आने वाले कोर्सेज में जो सर्टिफिकेट जारी होगा, वो सर्टिफिकेट मात्र जब आप एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से डाउनलोड करेंगे और लॉगिन करेंगे, तभी आपको वो सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। सर्टिफिकेट अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है सिर्फ, बट सर्टिफिकेट का एक बिंदु यह है कि हम लोग यह भी प्रयास करें कि जैसे जैसे हमारे शिक्षक साथी ये कोर्सेज कंप्लीट करते जाते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं। आपके सर्टिफिकेट की कोर्स कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट है उसकी एक कॉपी है, वो आपके सर्विस बुक में हम लोग अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि एज एंड व्हेन जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, एक ऑटोमेटिक व्यवस्था से आपकी सर्विस बुक में एक फोल्डर बनता रहेगा जिसमें इस बात की जानकारी होगी कि हमारे शिक्षक साथियों ने कौन कौन से कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं। इसका CM राइज का जो क्रियान्वयन है वो तो हम मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं, परंतु इसके क्रियान्वयन में, क्वालिटी इनपुट्स देने में
शैक्षिक संवाद को एंकर करने में और कार्यक्रम के फीडबैक के लिए हमने डाइट्स को, हमारे डीओ को, डीपीसी को, एपीसी को, यानी कि हमारे जिला स्तर की, हमारे ब्लॉक स्तर की जितनी भी इकाइयां हैं, उन सब का हमने प्रशिक्षण दिया है, उनको ट्रेनिंग दी है और इससे अपेक्षा की है कि सीएम राइज प्रोग्राम की जो प्रगति है उसका निरंतर वॉच हो, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जी लैब सेल बना हुआ है उसके माध्यम से अब हम उसको परिवर्तित कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक सेल के रूप में। इस एकेडमिक सेल में हमारे डीओज रहेंगे, डीपीसी रहेंगे, एपीसी एकेडमिक हैं, एडीपीसी हैं और विशेषकर जो हमारे ट्राइबल बहुल जिले हैं, ब्लॉक्स हैं, वहां पे हमारे एसी ट्राइबल भी इस एकेडमिक यूनिट के एक अहम हिस्से रहेंगे और इसी का एक रेप्लिकेशन, एक मिरर इमेज हम लोग ब्लॉक लेवल पे कन्वर्ट करेंगे ताकि स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग का संयुक्त समन्वित प्रयास हो ताकि हमारा स्कूल, हमारा कार्यक्रम है उसका क्रियान्वयन बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें जो ध्यान में रखनी है कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमने निर्देश दिए हैं उसके बाहर जाके भी अपने अतिरिक्त ऊर्जा लगा के, अपने संसाधन लगा के बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को हमें चिन्हित करने की आवश्यकता है, उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, उनकी हौसला अफजाई करने की आवश्यकता है और जिसके लिए हमारी जो जिले स्तर की टीम है, हमारे ब्लॉक स्तर की टीम है, आप सभी से अपेक्षा है कि जो हमारे शिक्षक साथी अच्छा काम कर रहे हैं, कलेक्टर के माध्यम से, सीओ जिला पंचायत के माध्यम से उनका जरूर सम्मान करें। हमारे शिक्षक साथी जो पहले हमने कई शिक्षक साथियों से प्रस्तुतिकरण किया था सीएम राइज का, जो पहली बार जुड़े हैं, बस आपकी जानकारी के बहुत संक्षेप में बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो सारे जो कोर्सेज हैं वो दीक्षा, जो कि हमारे भारत सरकार का एक ऐप है, हमारे संसाधन विकास मंत्रालय का, ये सारे कोर्सेज दीक्षा ऐप पे उपलब्ध हैं। परंतु आप दीक्षा जब आप डाउनलोड करेंगे तो दीक्षा जब आप डाउनलोड करते हैं तो आप जो बाएं हाथ पे स्क्रीन देख रहे हैं जहां पे हमने हाथ के निशान से दिया है लॉग इन विद स्टेट सिस्टम, तो जब आप जो हरे कलर की पट्टी है, आप सभी हमारे शिक्षक साथी से अपेक्षा कि आप इसी पे क्लिक करें, क्योंकि अगर आप इससे क्लिक नहीं करेंगे तो हमने जो एक ऑटोमेटेड सिस्टम क्रिएट किया हुआ है सिंगल साइन ऑन का, और आपके जो कोर्स कंप्लीशन के बाद जो सर्टिफिकेट है वो आपकी ई सर्विस बुक में अपडेट हो जाएं, वो तभी संभव हो पाएगा जब आप हमारे मध्य प्रदेश के जो स्टेट सिस्टम अलग से तैयार किया गया है, जब आप उससे लॉग इन करेंगे। तो जब दीक्षा ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपसे लॉगिन के दो विकल्प पूछे जाते हैं, एक नीले कलर का है, एक हरे कलर का है। जब आप हरे कलर के लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको अगली विंडो, जो बीच की एक विंडो दिख रही है, स्क्रीनशॉट हमने जिसका लिया है, उसमें आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश का नाम आ रहा है, स्टेट मध्य प्रदेश। फिर आप इस पे लॉगिन करेंगे। जब आप मध्य प्रदेश पे लॉगिन करेंगे तो एक तीसरी विंडो, एक तीसरा स्क्रीन आपके लिए खुलेगा जिसमें लिखा है लॉग इन इनटू दीक्षा, और इस लॉगिन में जो आपका यूजर नेम है और पासवर्ड है वो वही यूजर नेम और पासवर्ड है जिसका उपयोग करके आप एम शिक्षा मित्र पे लॉगिन करते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट नहीं किया गया है। आपका जो एम शिक्षा मित्र का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है आप उसी का उपयोग करेंगे तो आप इन कोर्सेज के लिए आप इन कोर्सेज को अध्ययन कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करेंगे एक ऑटो साइन से जनरेट किया हुआ सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जितने भी हमारे नए नए कोर्सेज आते हैं हम आपके फोन पे के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हम आपको उसके बारे में सूचना भी देते हैं। जो हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है इसमें कोर्स कंप्लीशन और सर्टिफिकेट जनरेशन में औसतन 8 से 10 दिन का समय लगता है। तो कृपया करके इस बारे में आप चिंतित मत होइए कि आपने एक हफ्ते पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद भी आपको प्रमाण पत्र नहीं मिला है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं उसकी कंप्लीशन की जानकारी हमारे सर्वर पे जाती है, फिर सर्वर से आपका नाम, आपका यूआईडी, आपने कौन सा कोर्स कंप्लीट किया है, ये जानकारी हमारे सर्टिफिकेट में आती है, जिसमें करीबन 7 से 8 दिन का समय लगता है। तो ये एक नेशनल नॉर्मल टाइम है, इससे ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ
हम लोगों ने आपको निरंतर नए नए मैसेजेस सीएम राइज कार्यक्रम के संबंध में आते हैं, जिसमें हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं, उनके जो फीडबैक होते हैं, उनके जो कमेंट्स होते हैं, हमारे राज्य स्तर के जो अधिकारी हैं उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो भी हम आपको भेजते हैं। तो कृपया करके हमारे जो जिले स्तर की टीम है, ब्लॉक स्तर की टीम है, वो सुनिश्चित करें कि जो मैसेज हम आपको भेज रहे हैं ये मैसेज आप तक ना रुकें, बल्कि हमारे प्रत्येक शिक्षक साथी है उन तक ये मैसेज पहुंचे। अगर आपको लॉगिन में या कोई अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या आपका कोर्स बीच बीच में अटक रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाया है। आप इस नंबर को नोट कर लें। हमारे जो सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार प्रातः 11 से 5 बजे के बीच में हमारे स्टाफ के लोग यहाँ पे रहते हैं। जो नंबर आपके स्क्रीन पे है 180057285885, आप चाहें तो इस नंबर का पे कॉल करके आपको जो भी ट्रबल शूटिंग का काम है आपको इस नंबर से सहायता मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है, जो हमें जहन में रखनी है कि सीएम राइज आप ही के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जो आप अपने सुविधानुसार जब भी आपके पास समय है और जब भी आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, कनेक्टिविटी है, आप उसका उपयोग कर इन कोर्सेज का अध्ययन कर सकते हैं। परंतु आपको सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं रहना है कि आपने कोर्स के लिए अप्लाई किया, आपने कोर्स पूरा कर लिया और आपने कोर्स को आपका सर्टिफिकेट मिल गया। सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का वो यह था कि आपने जो सीखा है, आपके ज्ञान में, आपके कौशल में जो संवर्धन हुआ है, इन इम्प्रूव्ड स्किल्स को आप कैसे अपने क्लासरूम में लेके जाते हैं, कैसे आप अपने क्लास के जो आंतरिक अकादमिक प्रक्रियाएं हैं, क्या गुणवत्ता सुधार कर सकते हैं, यह आपको करने की आवश्यकता है, ताकि टीचर्स ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे बच्चों का जो लर्निंग लेवल है वो इम्प्रूव हो सके। हमारा जो दो इवेंट थे, दो प्रस्तुतिकरण थे। एक हमारा घर हमारा विद्यालय, दूसरा सीएम राइज पे इनका समापन होता है। चैट बॉक्स में या फेसबुक पे कमेंट्स के माध्यम से आपने जो भी हमें सुझाव दिए होंगे, तो जो भी आपकी आशंकाएं होंगी या सुझाव होंगे, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे और एक FAQ के रूप में संकलित कर आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, जो प्रमुख सचिव मैडम ने जो कहा था वो मैं दोहराऊंगा बहुत संक्षेप में, कि आपके कंधों पे एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी सिर्फ अपने नैतिक कर्तव्य को लेके नहीं है, जिम्मेदारी इस बात को लेके है कि हमारी शालाओं में जो आने वाले बच्चे हैं उनके सामाजिक आर्थिक परिवेश से आप सभी वाकिफ हैं, और इस चीज को भी आप समझते होंगे और उसकी चिंता करते होंगे कि इन बच्चों के पास सीखने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है शाला, जो वर्तमान में बंद है, और उनको सिखाने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है उनके टीचर, उनके शिक्षक साथी, यानी कि आप सब। तो इसीलिए आपको पूरे समर्पण के भावना से, पूरे सेवा भाव से, पूरे प्रेम से ये प्रयास करना है कि हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम का है जो संचालन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। और अंत में मैं बस यही कहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों को जब अन्य विभाग की जिम्मेदारियां दी जाती हैं, चाहे वो चुनाव के संबंध में हो, आपदा प्रबंधन के संबंध में हो, सेंसस के संबंध में हो, या आपने कोविड वॉरियर के रूप में जो अभी उत्कृष्ट कार्य किया है, उसी तरह की उत्कृष्ट कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी शालाओं में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका जो सीखने का स्तर है, उनकी जो सीखने की गुणवत्ता है, उसमें भी हम लोग उत्कृष्टता हासिल कर सकें। अंत में बस साथियों, आपकी स्क्रीन पे ये लाइव आ रहा होगा, आप देख रहे हैं
सबसे ऊपर हमारा घर हमारा विद्यालय, फिर हमने लिखा है पीले कलर के फॉन्ट में साप्ताहिक समय सारणी। इसका मतलब ये कि हर सप्ताह ये जो पोस्टर है, ये जो हमारा टाइम टेबल है, ये हर सप्ताह चेंज होगा। और आप देख रहे हैं कि हमने राज्य स्तर से कितनी डिटेल, कितनी विस्तृत प्लानिंग करने का प्रयास किया है कि सप्ताह का जो प्रत्येक दिन होता है उस दिन में कौन कौन सी गतिविधियां होनी है, हमने यहाँ तक इस बात का उल्लेख किया है। आप देखेंगे कि हमने प्रत्येक दिन एक विषय चिन्हित किया है। उदाहरण के लिए सोमवार को हमने गणित चिन्हित किया है, मंगलवार को हिंदी, और फिर इस तरह से हमने रिपीट किया है। शुक्रवार हमने रिवीजन यानी कि जो लर्निंग रीइंफोर्समेंट होता है उसके लिए रखा है, और प्रत्येक शनिवार है वो हमने मस्ती की पाठशाला के रूप में आरक्षित करके रखा हुआ है। हमारे शिक्षक साथियों को यह भी समझने की आवश्यकता है कि हमने जो साप्ताहिक कार्यक्रम बनाया है ये कोई रैंडम कार्यक्रम नहीं है। बहुत ही वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके एक जो सीखने का जो एक लर्निंग कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क होता है उसको हमने ध्यान में रख के लर्निंग आउटकम के आधार पर ये वीकली लर्निंग पैकेज तैयार किया है। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे कि सोमवार को हमारा जो गणित विषय है इसमें हमने लिखा हुआ है आकृतियां और स्थान के अंतर्गत अंदर बाहर। तो हमारा ये लर्निंग आउटकम है। इसको सिखाने के लिए आप देख रहे हैं कि 10 से 11 बजे के बीच में डिजीलैब के माध्यम से एक वीडियो लिंक भेजा जाएगा, और हम जल्दी ही वो वीडियो लिंक भी इसमें एम्बेड करके, इसमें पेस्ट करके आपके पास उपलब्ध कराएंगे। फिर 11 से 12 हमारा जो रेडियो स्कूल कार्यक्रम आता है उसमें हम रेडियो के माध्यम से जो हमारे अन्य कार्यक्रम आ रहे हैं, बीच में हम ये भी इंसर्ट करेंगे कि हमारा जो लर्निंग आउटकम है जिसका हमने वीडियो आपको भेजा है, उस वीडियो से जुड़ी हुई कौन सी गतिविधि है जो हमें दक्षता उन्नयन की वर्कबुक है उसके माध्यम से करानी है। तो आप देख रहे हैं कि रेडियो कार्यक्रम में जब हम अनाउंस करेंगे तो 12 से 1 बजे का हमारा जो समय है उसमें हमने लिखा है कि कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 व 2 पर ऊंट क्या कर रहा है। तो इस तरह का आप देख रहे हैं कि हमारा लर्निंग आउटकम, हमारा रेडियो, हमारा टीवी, हमारी पाठ्य पुस्तक और हमारी जो वर्कशीट है वो आपस में जुड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हम किताब का कोई और पन्ना पढ़ाएंगे, दक्षता उन्नयन किसी और कॉम्पिटेंसी की कराएंगे और वीडियो किसी और चीज का भेजेंगे। तो हम लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इन सभी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया है ताकि बच्चे को एक ही कॉन्सेप्ट पे रीइंफोर्स लर्निंग हो, और उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित उसको हम वीडियो भेजें, रेडियो पे इंस्ट्रक्शंस दें, दक्षता उन्नयन का पाठ कराएं और अपने पाठ्य पुस्तक का पाठ कराएं। तो इस तरह से बहुत ही एक सुगठित ढांचा है जो हमने तैयार किया है, और हर सप्ताह है वो चेंज होता रहेगा बच्चों के कॉम्पिटेंसी और लर्निंग लेवल को ध्यान में रखते हुए। तो 10 से 1 है हमारा जो मूल अकादमिक कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं पार्ट सी यानी कि 4 से 5, जिसमें हमने प्लान किया है कि हम कैसे बच्चों को जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें और कौन सी नई और रोचक चीजें हम जोड़ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने मंडे को दिया है कि बच्चे शारीरिक संतुलन बनाना सीखें। इसके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर पर कॉपी पेंसिल बॉक्स रखकर चलना, गेंद को कैच करना, जो अलग अलग तरह के बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, अलग अलग लिम्स इन्वॉल्व होती हैं, हाथ पैर कमर, तो उस तरह की जो चीजें हैं वो भी हमने ध्यान में रखकर प्रयास किया है। और जल्दी ही हम 4 से 5 के मध्य एक रेडियो कार्यक्रम भी प्रारंभ करेंगे जहां पे इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से रेडियो पे अनाउंसर बोलेंगे और बच्चे अपने घर पे रह के या जहां जहां बच्चे हैं वहां पे रोक कर, या आप अपने गांव में या मोहल्ले में पंचायत के माध्यम से लाउड स्पीकर आप लगा सकते हैं और इन गतिविधियों का ब्रॉडकास्ट है उस लाउड स्पीकर के माध्यम से कर सकते हैं। और दिन का जो अंत होगा वो शाम को 1 घंटे का समय है। आप लिखें कहानी का समय, कहानी, किस्से, वार्तालाप, चर्चा, यात्रा वृतांत, ताकि बोलचाल के माध्यम से बच्चे जो भाषा सीख रहे हैं उनके शब्दों की संख्या में, उनके बोलचाल के लहजे में और नए नए शब्द सीखने में बड़े बुजुर्ग, माता पिता या बड़े भाई जैसी चर्चा है वो बहुत काम आएगी। तो साथियों, इस तरह से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का प्रयास किया है, लेकिन जिस तरह हर कार्यक्रम में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जब तक कि हमारे स्कूल्स नहीं खुलते हैं हम कैसे अपने घरों में हमारी शालाएं सफलतापूर्वक संचालित कर सकते हैं, यह कार्यक्रम
को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी है हम सबकी है। और जितना हमारे शिक्षक साथी इसमें मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, जितना मन से जुड़ के काम करेंगे, उतना ज़्यादा गुणवत्ता से हम इस कार्य पर संचालन कर पाएंगे। हम लोगों ने प्रयास किया था कि 1.5 घंटे में हम इस VC का समापन कर दें, और जो चर्चा हमें करनी है वो हम आपके साथ शेयर कर लें। इसके बाद भी आप सभी ने जो कमेंट्स दिए हैं फेसबुक पे, जो लिखा है, उसको हम लोग संकलन कर लेंगे और जल्दी ही 2 से 3 दिनों में एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपके पास वापस आएंगे कि आपने जो सुझाव दिए थे या आपकी जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए इस तरह के हम सुझाव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आने वाले समय के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपेक्षा नहीं, आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी बहुत मेहनत से, परिश्रम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।